नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोष साहब सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के तहत भारत की नदियां किए थे पढ़ने, और आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो सिंधु नदी तंत्र है और जो गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और जो भी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ होगी उन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सभी सहायक नदियां आती है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए, हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हम लोग का ये मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील चूँकि तिब्बत में है, जो कि अभी चीन का हिस्सा है, वहाँ से निकल के सीधे हम लोग का अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है, और फिर असम से ये बंगाल की खाड़ी में आके क्या हो जाती है, गिर जाती है, यानी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए, हम लोगों का जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सिर्फ हम लोगों का भारत के दो ही राज्यों से गुजरती है, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा राज्य, असम राज्य। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की किन दो राज्यों से होकर या फिर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सिर्फ दो ही राज्य से गुजरती है, पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा राज्य है, असम है। एकदम आसान इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन जो कि आपको जानना पड़ेगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब तिब्बत में बहती है तो इसको हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से जाना जाता है। अब ये चूँकि हम लोग का जब तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ एक पे दर्रा है, एक दर्रा है। उस दर्रा का नाम हम लोग दर्रा पढ़े थे, भारत के दर्रा तब पढ़े थे, यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा, यांग्याप दर्रा। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत किन दर्रा से होकर प्रवेश करती है, तो आपको बताना होगा कि यांग्याप दर्रे के द्वारा भारत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिबांग होता है। क्या होता है, दिबांग। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो दिबांग नदी कहा जाता है। कौन सा नदी, दिबांग नदी। दिहांग नहीं, दिहांग अलग नदी है, दिबांग नदी कहा जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो दूसरा फैक्ट है वो क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा नदी। लेकिन भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी अगर बोला जाए तो वो कौन सी नदी है, हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है, जिस कारण से जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पे स्थित है, तो किस नदी पे स्थित है, हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। उस द्वीप का नाम क्या है, हम लोगों का माजुली द्वीप है। क्या नाम है, माजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। इससे रिलेटेड जो तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही स्थित है, और उस द्वीप का नाम आपका है उमानंद उमानंद द्वीप। तो उमानंद द्वीप भी असम में ही स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही स्थित है। यानी हम लोग का दो क्वेश्चन हो गया, पहला कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो क्या हो गया हम लोग का, माजुली। और अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, तो क्या हो गया, उमानंद। और दोनों किस नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे। बड़ा द्वीप वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। छोटा द्वीप वाला कहीं कहीं पूछा गया है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, जैसे जो पीसीएस एग्जाम है या फिर जो कमीशन वाला एग्जाम है उसमें पूछा गया है। अब देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। अब इसी का एक सहायक नदी है लोहित नदी। इसी का एक सहायक नदी है, क्या नाम है उसका, लोहित नदी। उसी लोहित नदी पे जो हम लोग का भारत का सबसे लंबा सेतु यानी सबसे लंबा जो पुल है नदी पुल, वो बना है। तो भारत का अगर सबसे लंबा नदी पुल अगर बोला जाए तो क्या है हम लोगों का, ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पे स्थित है। उसका नाम है आपका भूपेन हजारिका पुल। क्या नाम है, भूपेन हजारिका। क्योंकि भूपेन हजारिका साहब क्या थे, गायक थे। उसको 2019 में क्या दिया गया है ना, आपका भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और उसी के नाम पे उस पुल का नाम क्या पड़ा है, भूपेन हजारिका सेतु। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल या फिर नदी सेतु कहाँ पे स्थित है, तो असम में स्थित है। उसका नाम क्या है, तो भूपेन हजारिका सेतु है। उसका अगर लंबाई पूछा जाए तो 9.2 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 9.2 किलोमीटर। अब देखिए, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है हम लोग का तो इस ब्रह्मपुत्र नदी
जब हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिबांग नदी। फिर ये जब हम लोग का असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब हम लोग का असम होते हुए बांग्लादेश घुस जाता है नहीं, तो बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। जब ये हम लोग का यांग्याम दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहा जाता है, दिबांग नदी कहा जाता है। जब ये असम में आती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, यानी भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना, जमुना नाम से जाना जाता है। यमुना हम लोग इधर पढ़े थे, यमुना जो कि गंगा की सहायक थी, ये जमुना। इसमें बहुत लड़का कंफ्यूज कर जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए हम बताते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, नहीं, और ऑप्शन ए में ही दे देता है क्या, जमुना, नहीं, क्या दे देता है आपका, जमुना, नहीं। अच्छा, तो ये जमुना, चूंकि हम लोग का यमुना गंगा की सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी है हम लोग का, यमुना, नहीं, गंगा की सहायक है, जमुना गंगा की सहायक नहीं है, नहीं। अब देखिए, चूंकि हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ से आते ही अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश कर जाती है, फिर ये असम होते हुए कहाँ चल जाती है हम लोग का, बांग्लादेश में गिर जाती है। तो देखिए इस नदी में उत्तर से आके, किससे, उत्तर दिशा से आके मिलने वाली नदियाँ पूछी जाती है क्वेश्चन में, कि ब्रह्मपुत्र नदी में उत्तर दिशा से आके मिलने वाली सहायक नदियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें दिबांग नदी मिलता है। कौन सा नदी मिलता है, दिबांग नदी। और दूसरा एक नदी मिलता है इसमें, सुब्रनासरी नदी। कौन सी नदी, सुब्रनासरी। तो उत्तर से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है, सबसे पहले है दिहांग नदी, और उसके बाद कौन सी नदी है, सुब्रनासरी नदी। अब देखिए एक तीसरा नदी इधर है हम लोग का, जो कि सिक्किम से निकलता है और बांग्लादेश में जाके कहाँ पे मिल जाता है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। इसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच है। तो आप देख रहे हैं कि तीस्ता जल विवाद जो कि हम लोग भारत से निकलता है और जाता कहाँ पे, बांग्लादेश में जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, नहीं, तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो तीस्ता नदी ये उत्तर से आके मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। हम लोग उत्तर से आके मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की 3 सहायक नदियाँ पढ़े। सबसे पहले कौन सी नदी है हम लोगों का, तो दिहांग नदी, उसके बाद सुब्रनासरी है, उसके बाद कौन सी नदी है हम लोगों का, तीस्ता नदी। अब देखिए पूर्व से आके मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ पूछती है, जो कि एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूर्व से आके मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग का नदी है लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित नदी, जिसका अभी हम लोग बात कर रहे थे। उसमें क्या है नाम लोग का, भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका। इसका पहले नाम हुआ करता था ढोला सादिया पुल। कौन सा पुल, ढोला सादिया पुल। अब देखिए एक जो दूसरी नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है, वो है बराक नदी। कौन सी नदी, बराक नदी। कौन सी नदी, बराक नदी। तो पूर्व से आके मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदी, सबसे पहले लोहित नदी और उसके बाद कौन सी नदी होगी हम लोग का, बराक नदी। याद रहेगा। इस प्रकार से हम लोग ब्रह्मपुत्र की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में पढ़े। सबसे पहले उत्तर से आके मिलने वाले 3 सहायक नदियों में क्या पढ़े हम लोग, दिहांग नदी, फिर सुब्रनासरी नदी और फिर तीस्ता नदी। और पूर्व से आके मिलने वाली नदियों में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले आपका लोहित नदी और उसके बाद बराक नदी। अब देखिए जब ये ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग बांग्लादेश में चल जाती है तो इसका नाम क्या होता है, जमुना, जमुना नदी, नहीं। और जब इसमें आके हम लोगों का जो गंगा है, जिसको कि बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो दोनों जब मिल जाता है और आगे बढ़ता है तो इसका जो आपका कंबाइन स्ट्रीम होता है, नहीं, धारा होता है, उसको क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है, नहीं। और इसी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से जो डेल्टा का निर्माण हुआ है, उसी डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नहीं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो प्रायद्वीपीय भारत है ये एक पठारी क्षेत्र है, नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा पर्वत और पठार क्या है ना, फैला हुआ है, नहीं। तो ये पठारी क्षेत्र है पूरा हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत। तो ये चूँकि पठारी क्षेत्र होने के कारण ये नदियाँ ज़्यादा गहरी नहीं होती है, चूँकि नदियों द्वारा जो अपर्दन होता है ना पठारों का, वो कम होता है, क्योंकि पठारें क्या होती है, मैदान की तुलना में कठोर होती है। तो ये नदी ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसका कारण आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जो हम लोग पठारों में बहने वाली नदी है, नहीं, तो ये सामान्यतः क्या होती है ना हम लोगों का, मौसमी नदी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियाँ होगी क्या होगी हम लोग का, मौसमी, यानी
जिस समय पे बारिश होगा, वर्षा होगा, उसी समय पे इस पर क्या रहेगा ना, पानी रहेगा, यानी सदा निरा ये नहीं होता है। लेकिन सिर्फ एक ही प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो कि क्या हम लोग का सदा निरा है, और वह कौन सी नदी है? वो है हम लोग का जाके कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कि क्या हम लोग का सदा निरा है, यानी जिसमें सालों भर क्या रहता है, पानी रहता है, वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। अभी पढ़ेंगे कि कर्नाटक से निकल के हम लोग का कहाँ के गिर जाती है, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ हम लोग का ये एमपी वाला क्षेत्र, ये कौन? एमपी, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। इस मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है हम लोग का, उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और चूंकि यहाँ से हम लोग का कर्क रेखा गुजरता है, यहाँ से कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा। तो ये जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान जाती है, और राजस्थान से होते हुए गुजरात होते हुए कहाँ पे मिल जाती है? अरब सागर में आके मिल जाती है। तो ये माही नदी इसलिए फेमस है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। तो हम लोग माही नदी के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग का मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, नहीं, उसी अमरकंटक की पहाड़ी से हम लोग का 3 नदी निकलता था, नहीं? एक नदी हम लोग का जो पूर्व की ओर चल जाता था, नहीं, उड़ीसा होते हुए सीधा हम लोग का बंगाल की खाड़ी में गिर जाता था, महानदी। एक हम लोगों का पश्चिम की ओर आता था, वो नदी नर्मदा नदी। और एक क्या था हम लोग का पूर्व की ओर, उत्तर की ओर चल जाती थी, उसका नाम था सोन नदी, जो आगे जाके गंगा में मिल जाता था। अब देखिए ये जो हम लोग का अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है नदी, कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। ये मध्य प्रदेश, फिर आपका गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए कहाँ पे मिल जाता है? अरब सागर में मिल जाता है। और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी का मतलब समझ रहे हैं? 2 पर्वतों के बीच बहने वाली नदी है। देखिए ये अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच गुजरता है, तो पहला पर्वत हम लोग पढ़े थे कि ऊपर में जो पर्वत है हम लोग का वो कौन है? विंध्याचल पर्वत है। और नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी के रूप में किसको जाना जाता है? नर्मदा नदी को। ये क्वेश्चन पूछता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ये नर्मदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसमें बहुत सारे बांध है, जिसको हम लोग जब सब बांध के बारे में पढ़ेंगे तब याद करेंगे। अब देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी जल विवाद हुआ था, नहीं? चूँकि नर्मदा नदी जल विवाद इसलिए हुआ था कि चूँकि नर्मदा नदी पे जो बांध बनाया जा रहा था, नहीं, उस बांध के कारण ये जो आपका मध्य प्रदेश का जो वनीय क्षेत्र था, जो वन वाला क्षेत्र, जो कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग का वन है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा जो आपका अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान, नहीं, वो भी कहाँ पे है? हम लोग का ना मध्य प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे बांध बनाए जाने के कारण जो ये जो बांध का पानी है, जो नदी का पानी है, पूरा मध्य प्रदेश के जंगली क्षेत्रों में क्या हो जा रहा था? फैल जा रहा था, जिसके कारण वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे थे या फिर जलीय जो जीव जंतु थे जंगल में रहने वाले, वे प्रभावित हो रहे थे, उसकी संख्या क्या हो रही थी? घट रही थी। तो उसी के कारण जो आंदोलन चला था उसी को नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो अग्रणी भूमिका निभाए थे उसका भी नाम पूछा जाता था। तो उसका नाम क्या है? हम लोग का मेधा पाटकर। क्या है? मेधा पाटकर। ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे हम लोग का? मेधा पाटकर। याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए ये किन 2 पर्वतों के बीच में गुजरता है? सबसे पहला पर्वत है हम लोग का विंध्याचल पर्वत, और नीचे है इसका सतपुड़ा पर्वत। जस्ट इसके नीचे एक नदी बहती है, उसका नाम है हम लोग का ताप्ती नदी या ताप्ती नदी। नहीं, ये ताप्ती नदी भी 2 पर्वतमालाओं के बीच में गुजरता है। इसके ऊपर है चूंकि यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, और इसके नीचे क्या था हम लोगों का? अजंता की पहाड़ी, नहीं, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ताप्ती नदी भी 2 नदी पर्वतमाला के बीच में गुजरता है। ऊपर है सतपुड़ा पर्वत और नीचे क्या है हम लोगों का? अजंता की पहाड़ी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण नदी है, नहीं, वो नदी है हम लोग क्या ना? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग महानदी के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी देखे थे यहाँ हम लोग क्या था? अमरकंटक की पहाड़ी, इधर से नर्मदा निकलता था और इधर से कौन सी नदी? महानदी, जो कि उड़ीसा होते हुए हम लोग को बंगाल की खाड़ी में मिल जाता था। ये महानदी
पहले उड़ीसा का शोक हुआ करता था, नहीं, क्योंकि उसके कारण बहुत सारा जान माल की हानि हुआ करता था। लेकिन अभी इस महानदी को उड़ीसा का शोक नहीं, उड़ीसा का जीवन दाता माना जाता है, नहीं, क्योंकि इसी महानदी के चलते वहाँ बहुत सारे क्या होते हैं ना, जो खेती बाड़ी का काम होता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी उसमें चल रहे हैं। देखिए ये जो महानदी है, नहीं, इस महानदी की एक सहायक नदी है जिससे कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस नदी का नाम है तेल नदी। कौन सा नदी? तेल नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। इसी के आसपास एक क्षेत्र है जिसका नाम है तलचर। क्या नाम है? तलचर, नहीं, तलचर। क्या नाम है? तलचर। पूछा जाता है कि तलचर कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं सिर्फ पढ़ने से ये नहीं कि पढ़ लिए हो गया। एग्जाम में जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहता, नहीं। अब देखिए, तो हम लोग महानदी के बारे में देख लिए। महानदी पे ही हम लोग का जो क्या है ना, एशिया का सबसे लंबा बांध है, नहीं, हीराकुंड बांध स्थित है। नहीं, अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो कौन सा है? वो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे ही क्या है हम लोग का स्थित है। चलिए हम लोग महानदी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग का जो दक्षिण भारत का सबसे इम्पोर्टेंट नदी है गोदावरी नदी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये चूँकि हम लोग का महाराष्ट्र और यहाँ पे एक जगह है नासिक। कौन सा जगह है? नासिक। नासिक आपका प्याज उत्पादन के लिए क्या है ना, महत्वपूर्ण जगह है भारत का। भारत का सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन यहीं से होता है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से। अब देखिए इसे नासिक से निकलती है हम लोग का गोदावरी नदी, और ये गोदावरी नदी हम लोग का आंध्र प्रदेश होते हुए, नहीं, कहाँ पे गिर जाती है? महाराष्ट्र होते हैं, आंध्र प्रदेश होते हैं, कहाँ पे गिर जाती है हम लोग का? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चूँकि ये गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, नहीं, इसका लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है, नहीं, 1465 किलोमीटर है। इसलिए इस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को माना जाता है। क्यों कहा जाता है गोदावरी को दक्षिणी गंगा? क्योंकि हम लोगों का भारत का जो सबसे लंबा नदी है वो कौन सा नदी है? गंगा नदी है। और दक्षिण भारत का अगर सबसे लंबा नदी देखा जाए तो क्या है हम लोग का? गोदावरी नदी। इसलिए इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम वृद्ध गंगा भी है, कोई कोई इसको वृद्ध गंगा बोल के पुकारते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा से किस नदी को पुकारा जाता है, तो गोदावरी नदी को। फिर दक्षिणी गंगा से किस नदी को पुकारा जाता है, तो गोदावरी नदी को। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस गोदावरी नदी की कुछ कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो देखिए गोदावरी की जो आपकी सहायक नदी है वो है पेनगंगा। क्या है? पेनगंगा। इधर से एक नदी आती है वर्धा, नहीं, पेनगंगा के किस में मिल जाता है? वर्धा में। और फिर वर्धा आके हम लोग का कहाँ मिल जाता है? गोदावरी में मिल जाता है। तो इसका सहायक नदी क्या क्या हो गया? पहला हो गया पेनगंगा, फिर वर्धा। पेनगंगा, वर्धा। एक इधर से नदी आती है छत्तीसगढ़ से, उसका नाम है इंद्रावती। कौन सी नदी है? इंद्रावती। ये भी गोदावरी का क्या है? सहायक नदी है। एक नदी है बेनगंगा। क्या है? बेनगंगा। एक पेनगंगा, एक बेनगंगा। तो अगर पूछा जाए कि पेनगंगा और बेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। नहीं, वर्धा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी। इस प्रकार हम लोग गोदावरी की जो सहायक नदियाँ थी वो पढ़ लिए। तो सबसे पहले क्या पढ़े, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग पेनगंगा, फिर बेनगंगा, फिर वर्धा, फिर इंद्रावती। नहीं, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। नहीं, ये जो चार नदियाँ हैं ये क्या हम लोग का? गोदावरी की सहायक नदी है। आशा करते हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे इसके नीचे एक नदी बहती है, नहीं, जो कि आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, नहीं, महाबलेश्वर का नाम सुने होंगे, वहाँ से निकलती है और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस नदी का नाम है हम लोग का कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है। देखिए इसी कृष्णा नदी पे हम लोग का नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नहीं, नागार्जुन सागर बांध अगर पूछा जाए किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। अब देखिए जो कृष्णा नदी है तो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, तो इसकी सहायक नदियाँ देखिए, इसमें ऊपर से आके एक सहायक नदी मिलती है, उसका नाम है भीमा। क्या नाम है? भीमा। तो उत्तर से आके कृष्णा में मिलने वाली सहायक नदी क्या है हम लोग का? भीमा है। क्या है? भीमा। और जस्ट इसके नीचे से आके यानी कर्नाटक तरफ से आके एक नदी मिलती है, नहीं, उसका नाम है तुंगभद्रा। तो पूछा जाता है कि तुंगभद्रा और कृष्णा किसकी सहायक नदी, भीमा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की क्या है हम लोग का? सहायक नदी है। अब देखिए इससे और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि नदी, अगर दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के
बीच का जो आपका क्षेत्र होता है नहीं, ये जो क्षेत्र है दो नदियों के बीच का, इस क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। नहीं, क्या बोला जाता है? दोआब। नहीं, ये दोआब बहुत ही क्या होता है ना, उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ पे कि कोई भी फसल लगाइएगा वो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। नहीं, इसलिए दोआब के लिए अक्सर क्या होते रहा है ना, लड़ाई होते रहा है। तो ये जो हम आपका देख रहा है, ये आपको कृष्णा नदी और इसकी जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है ये दोआब है। नहीं, इस दोआब को रायचूर दोआब कहा जाता है। कौन सा दोआब? रायचूर दोआब। ये रायचूर दोआब बहुत ही उपजाऊ दोआब है। नहीं, और इसके लिए जो आपका मध्यकालीन भारत था उसमें दो वंशों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करता था। पहला वंश था आपका विजयनगर साम्राज्य, नहीं, और दो साम्राज्य, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के आपसी जो युद्ध हुआ करते थे वो किसके कारण हुआ करते थे? तो उसमें से एक प्रमुख कारण क्या था? रायचूर दोआब। चूँकि रायचूर दोआब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, अब जिसके यानी हिस्से में वो आ जाएगा तो उससे उसको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा ना, रेवेन्यू मिलेगा। नहीं, इस कारण इसके लिए जो आपका ऊपर था बहमनी साम्राज्य, ऊपर था आपका क्या, विजयनगर साम्राज्य, और नीचे जो बहमनी साम्राज्य था उसके लिए क्या होता था, अक्सर वे दोनों लड़ते थे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि रायचूर दोआब किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ाई का कारण बना हुआ था मध्यकालीन भारत में। तो एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच में बना है? तो एक नदी है कृष्णा, दूसरा क्या हम लोग का तुंगभद्रा। चूँकि तुंगभद्रा कृष्णा का क्या है, सहायक नदी है। अब देखिए कृष्णा का और दो सहायक नदी है, एक तो हम लोग देखें भीमा जो कि उत्तर से आकर मिलती है, और दक्षिण से आकर मिलने वाली जो सहायक नदी है वो क्या है, तुंगभद्रा है। इससे ये छोड़ के भी दो नदी है, एक है पंचगंगा और एक है दूधगंगा। तो पूछा जाए कि पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। सबसे पहले हम लोग देखिए, इधर देखिए पेनगंगा और बेनगंगा। पेनगंगा और बेनगंगा है आपका गोदावरी की सहायक नदी, और पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है हम लोग का? तो कृष्णा की सहायक नदी है। और एक तो तुंगभद्रा हो ही गया और दूसरा भीमा हो गया। नहीं, अब देखिए इसके नीचे एक नदी है जो कि आपका कर्नाटक से निकलता है। नहीं, और कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु होते हुए सीधे चल जाता है कहाँ पे हम लोग का, बंगाल की खाड़ी में। ये नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अलमट्टी बांध किस नदी पे स्थित है? तो अलमट्टी बांध कावेरी नदी पे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो फेमस क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं वही क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी कि कावेरी नदी पे कौन सा बांध है? अलमट्टी बांध है। अब देखिए ये कावेरी नदी आपका कर्नाटक के जो आपका ब्रह्मगिरी नहीं है पर्वतमाला, वहीं से निकलती है और आपका तमिलनाडु होते हुए कहाँ पे चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। कावेरी नदी को अभी बोले थे कि ये दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इसको दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी। इसका कारण ये है कि दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है कावेरी नदी के किनारे ही होता है। नहीं, कावेरी नदी के किनारे सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। चूँकि हम लोग का भारत में जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? हम लोगों का गंगा नदी के किनारे होता है। इस कारण कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का गंगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा गोदावरी नदी। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें लड़का अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा क्या हो गया हम लोग का? गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की गंगा क्या हो गया? कावेरी नदी। कावेरी नदी पे अलमट्टी बांध है, ये भी याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच फैला हुआ है? तो कावेरी जल विवाद आपका, चूँकि ये कर्नाटक होते हुए कहाँ पे बह रही है? तमिलनाडु में बह रही है, तो इसी दो राज्यों के बीच होगा इसका लड़ाई। तो किसके किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो कावेरी जल विवाद किसका, किन दो राज्यों के बीच में है? तो एक है आपका कर्नाटक राज्य, दूसरा क्या है आपका? तमिलनाडु राज्य। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चूँकि हम लोग का केरल वाला क्षेत्र है, नहीं, इस केरल में एक नदी बहती है, नहीं, और ये पश्चिम की ओर जाके अरब सागर में मिल जाती है। ये पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। नहीं, इसी के आसपास आपका पेरियार जो नेशनल नहीं पार्क है वो स्थित है। तो ये केरल में बहने वाली नदी कौन सी है हम लोग का? पेरियार नदी। उस केरल की एक ही इंपॉर्टेंट नदी है। अब देखिए तमिलनाडु में एक नदी हम लोग का बहती है जिसका नाम है बेगाई नदी। कौन सा नदी? बेगाई नदी। और पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी नदी कौन सा है तो बेगाई नदी है। भारत का सबसे दक्षिणी नदी कौन सा है? बेगाई नदी। ये चूँकि महत्वपूर्ण नदी है, ऐसे तो छोटी छोटी अनेक नदियाँ होगी, लेकिन भारत का अगर सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी नदी कौन सा है तो क्या बोलेगा आप? बेगाई नदी। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग भारत में बहने वाली सभी नदियों के बारे में क्या कर लिया आज? पढ़ लिए। नहीं, कोई भी ऐसी नदी नहीं रहेगी जो कि छूट गई है हम लोगों की। हम लोगों ने सभी नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अब बात आता है कि इन नदियों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, जब ये नदियाँ हम लोग पढ़ लिए कि ये किस क्षेत्र में बह रही है, किस राज्य से होकर बह रही है, तो हम लोगों को तो एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा कि नदियों के किनारे जो बसे शहर है वो याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। दूसरी बात
कि नदियों पे कौन कौन सी जगह पे किस किस बांध का निर्माण हुआ है, नहीं वहाँ पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में हम भी आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर और उस पर स्थित जो भी प्रमुख बांध है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आता है कि नदियों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कमीशन हो या फिर आपका जो एसएससी है या फिर रेलवे है, नहीं इन सभी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप लोगों को एक दिन हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के तौर पे या क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। वो वीडियो आपका क्या रहेगा ना, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। तो उसके बाद जो हम लोग को नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में देने जाइएगा तो आशा करने कि एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग ने इस प्रकार से जो भारत की नदियाँ चैप्टर था ये इसको क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।